रूस की पेशकश पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेलारूस में बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं यूक्रेन मामले पर आज रात तकरीबन 1:30 बजे यूएनएससी ने खुसूसी इजलास तलब किया है। वहीं उधर खार्किव में रूसी फौज ने गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है। मकामी इंतजामिया ने शहरियों से घरों में रहने की अपील की है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में रूस और यूक्रेन के सफीरों से बात हुई है और यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों की जानकारी दी गई है। बातचीत में हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से फिक्र का इजहार किया गया है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदुस्तान ने रेड क्रॉस से भी राब्ता किया है ताकि हिंदुस्तानी शहरियों की मदद की जा सके। Those who are near the borders with Hungary, Romania and Slovak Republic are guided towards their respective border points in phases. Our embassy in Kiev is operational. Obviously, hostilities in the area are making regular activity difficult. We are aware of a number of Indian citizens, particularly students, who continue to be in cities in the east of Ukraine and the southeast of Ukraine. Unfortunately, these areas continue to be live conflict areas, and it is generally deemed unsafe for people to move around freely. We will try to find suitable evacuation modalities for them too, once feasible. Our embassy in Kiev has tried to maintain contact. We have also tried to maintain contact from Delhi. But we keep issuing advisories to them as we go along. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और वेलफेयर पार्टी के चेयरमैन कासिम रसूल इलियास ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को रुकवाने के लिए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जंग से बहुत नुकसान होता है। हमारे नुमाइंदे ने कासिम रसूल से बात की। यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और बहुत से हिंदुस्तानी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं इस मसले को, क्योंकि कल सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मामला गया और करारदाद मंजूर जंग के खिलाफ। देखिए, असल में यूक्रेन पे जो हमला हुआ है ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और ऐसा अंदेशा पैदा हो रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये तीसरे जंग अज़ीम में तब्दील हो सकता है। हमें अफसोस है कि इस सिलसिले में रूस को रोकने के लिए जो काबिल-ज़िक्र इक़दाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हत्ता कि जब यूनाइटेड नेशन के अंदर इस जंग के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई उसमें भारत ने एब्सटेन किया। ये गलत बात है। आप जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल होना चाहिए, तो आपको एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि रूस ने जो कुछ किया वो एग्रेशन है। बातचीत का रास्ता छोड़ के उसने फ़ौजी मुदाखलत की है और फ़ौजी मुदाखलत भी मामूली नौइयत की नहीं है बल्कि एक तरह से जंग का आगाज़ हो गया है। भारत का साफ साफ मौक़िफ़ रहा है कि बातचीत से मसला हल कर लिया जाए। हालांकि अमेरिका और दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके वो अभी तक इस पूरे मामले पर जिस तरह से मदद करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में अमेरिका हो या यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि वो यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, लेकिन पहले जितनी कोशिशें होती रही उस वक्त तो अमेरिका ने यह तासुर दिया कि अगर हमला हुआ तो हम खामोश बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको खामोश तमाशा ही नहीं बने रहेंगे। लेकिन अब कोई मदद के लिए नहीं आ रहा यूक्रेन की और यूक्रेन तन्हा पड़ गया है पूरे मामले में। आप सिर्फ सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से आप ये देखिए कि कल तक के आज तक के जो यानी अंदाजे हैं या रिपोर्टें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन कब्ज़ा हो गया है रूस का। लेकिन ये जंग अगर यहाँ नहीं थमी तो पूरे यूरोप में दोबारा शुरू हो सकती है। जिस तरह पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम यूरोप से ही शुरू हुई थी और पूरा यूरोप इन्वॉल्व हुआ था। तो अगर ये जंग अज़ीम में तब्दील होती है ये बात, तो ये फिर सिर्फ उस खित्ते का नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया का नुकसान है। अभी आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर सेंसेक्स गिर गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ये कुकिंग ऑयल जो है उसके दाम बढ़ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब कोई भी जंग होगी दुनिया में कहीं भी तो उसका इतलाक़ उसका जो रिपरकशंस हैं वो सिर्फ उस मुल्क तक महदूद नहीं रहते हैं बल्कि पूरी दुनिया पे। बहुत सारे हिंदुस्तानी अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पर और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से इस मसले में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल ये था कि ये अंदेशा तो हमको पहले से ही था कि रूस का ये हमला हो सकता है किसी वक्त भी। तो ये बातें हमें बहुत पहले ही करनी चाहिए थी कि अपने लोगों को वापस ले आते।
पहले मरले पे जो फ़्लाइटें आई हैं उसमें लोगों से 50-50 हज़ार रुपये चार्ज किया गया और अब तो 1.5 लाख तक के चार्जेस हो रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जाकर ये ऐलान किया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे। अब जबकि तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं, यूक्रेन से फ़्लाइट चल नहीं रही हैं, जो लोग रोमानिया गए हैं, पोलैंड गए हैं, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। मगर अब भी मेरी ज़ाती राय यही है कि बहुत तेज़ी के साथ में इक़दाम करने चाहिए। हिंदुस्तानी जितने भी वहाँ पे हैं 20,000 के करीब हिंदुस्तानी हैं, जिसमें ज़्यादातर तलबा है और हमारे डिप्लोमेट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन सबको बहुत तेज़ी के साथ में निकालना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी मामला गया, तो किस तरह से अब इस मसले में सीधे तौर पर मुदाखलत की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अभी भी जो दुनिया की आलमी ताकतें हैं उनको इस मामले को जिस तरह से लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले रही। वो सिर्फ सैंक्शन से मसला हल होने वाला नहीं है। एक तरफ रूस है, उसकी अब जो ताकत है और ख़ुद उसने वो तमाम ट्रीटीज़ जो पहले हुए थे, यानी यूक्रेन से तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल इस शर्त पे वापस भेजे गए थे कि रशिया जो है यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने उसका वायलेशन किया। तो होना ये चाहिए कि दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर उस पर दबाव बनाएं और उससे कहें कि आप वापस लौटें यहाँ से और बातचीत से मसले को हल किया जाए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए हुकूमत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। ऐसे में कानपुर के कलेक्ट्रेट में कायम यूक्रेन कंट्रोल रूम में रिश्तेदारों की तरफ से मुसलसल कॉल मौसूल हो रही है। घर वाले फ़ोन पर अपने बच्चों को बचाने की इल्तिजा कर रहे हैं। ऐसे में वहां मौजूद मुलाजिमीन उनके मसाइल को समझते हुए हुकूमत को आगाह कर रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कई हिंदुस्तानी वहां फंस गए हैं, जिसमें कानपुर के ऐसे तमाम तालिब इल्म यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो वहां मेडिकल की तालीम हासिल करने गए थे। ये खानदान कानपुर के कंट्रोल रूम से मुसलसल राब्ते में है। जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने बताया कि 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर न सिर्फ कानपुर बल्कि लखनऊ से भी मुसलसल कॉलें आ रही हैं। मेरा भाई विवेक गुप्ता है जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और मैं इस समय डीएम ऑफिस में आई हुई हूँ कंट्रोल रूम में अपने भाई की एप्लीकेशन देने के लिए। जो भी पता चला है, सुबह पता चला है कि शायद वो यूक्रेन बॉर्डर या रोमानिया बॉर्डर पे है। डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये क्लियर नहीं हो पा रहा। बच्चे 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। देखिए, ये एक हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोगों के द्वारा की गई है। ख़ासतौर पे जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के कई पैनिक कॉल्स सीयूजी नंबर्स पे भी प्राप्त हो रहे थे उनके पेरेंट्स के, तो इस व्यवस्था को लागू किया गया है कि एक नंबर जो है, बल्कि यहाँ पे एक नंबर लैंडलाइन है, एक मोबाइल नंबर भी है कि व्हाट्सएप के ज़रिए या लोकेशन कोई शेयर करना चाहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है। अभी जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक फैमिली भी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने भी जानकारी जो दी है, पासपोर्ट नंबर, वो कहाँ पर छात्र हैं, कहाँ अभी मूव कर रहे हैं, इसके बारे में उन लोगों की जानकारी एकत्रित करके हम लोग इसे शासन में। हैदराबाद में हुनर हाट के 37वें एडिशन की 10 रोज़ा नुमाइश का आज इफ्तिताह हो गया है। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों इफ्तिताह हुआ। हुनर हाट 6 मार्च तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली व दीगर ने शिरकत की। मकामी कारीगरों और दस्तकारों की जानिब से तैयार करदा अशिया को फ़रोग़ देने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हुनर हाट शुरू किया गया है। मुनाकिद की गई है, जिसमें काफ़ी लोग अपने अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला या खुदा ने इंसान को हाथ देता है, जो इंसान अपने हाथ से रोज़ी कमाता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि हुनर सिखाना, लोगों को रोज़गार दिलाना, उसका हम वेलकम करते हैं। तो बहुत अच्छा हम लोग वेलकम करते हैं और हमारे जो भी बातें सुनते हैं किस तरह माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, उस पर बहुत संजीदगी से वो काम करते हैं। हुनर हाट जो है वो हिंदुस्तान के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के प्रमोशन का, प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का एक मजबूत प्रकल्प है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इन पिछले 6-7 सालों के अंदर 8 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोज़गार और रोज़गार के मौक़ों से जोड़ा गया है। और इतनी बड़ी विरासत जो हमारे देश में इन दस्तकारी, शिल्पकारी, कारीगरी की है,
उसको एक ही छत के नीचे पूरे देश के, एक ही प्रांगण में पूरे देश की इस हुनर की विरासत को लाना और लोगों का अद्भुत सहयोग और उत्साह इसके लिए जो दिखाई पड़ रहा है, उससे जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी ये हमारी विरासत, उसको एक मौका और मार्केट भी मिल रहा है, और न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसको प्रमोशन मिला है। सर, यहाँ पर कितने स्टॉल्स इसमें यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट 700 आर्टिजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा अलग अलग राज्यों के स्टॉल हैं। उसके अलावा जो है वो बावर्ची खाने का जो यहाँ इसका जो सेक्शन है, उसमें जो है वो देश भर के अलग अलग जो खान पीन के हमारी संस्कृति है उसका आपको नज़ारा मिलेगा, उसका लुत्फ़ भी ले सकते हैं आप। उसके साथ ही जो हमारा मेरा गांव मेरा देश है, जिसमें कि आप अभी लोग फास्ट फूड की बात करते हैं, जो हमारे देश का फास्ट फूड है उसका आप जो है वो अनुभव और उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। आसाम के यशवंतपुर में कौमी काउंसिल बराए तरक्की उर्दू ज़बान वजारत तालीम हुकूमत हिंद के ताउन से जन सेवा मल्टीपर्पज़ नेशनल स्कूल में रियासती सतह के सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत जमीयत उलमा हिंद ज़िला कुलबियार के सदर अलहाज मोहम्मद रूहुल अमीन बदरिया ने की। अरबी के उस्ताद अलहाज नजरुल इस्लाम और मौलाना आफ्ताबुद्दीन मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार में आसाम के गोलाघाट, नौगांव, मनकासर समेत 15 मुहक्किकीन ने सिंपोजियम का मुबाहसा पेपर पेश किया। सेमिनार में उर्दू ज़बान की तरक्की और अहमियत व इफादत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जनवादी लेखक संघ और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के मुश्तरका बैनर तले मुमताज़ अफसाना निगार नईम कौसर के अफसानों पर मुज़ाकरा का इनेकाद किया गया। भोपाल मायाराम सर्जन भवन में मुनक्किदा मुज़ाकरे में उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और नईम कौसर के अफसानों को असरी तकाज़ों से हम आहंग करार दिया। प्रोग्राम में नईम कौसर की कहानी रगजां को जहां ख़ास तौर पर मौज़ू बहस बनाया गया, वहीं रतिलाल और दूसरी कहानियों पर भी तफसील से रोशनी डाली गई। नईम कौसर ने अपनी पहली कहानी 13 साल की उम्र में यतीम बच्चे की ईद के उन्वान से लिखी थी, जिसे अदबी हलकों में खूब पसंद किया गया था। ख्वाबों का मसीहा, कालकोठरी, इकरारनामा, अग्नि परीक्षा के नाम से इनके अफसानवी मजमूए शाया होकर अब अदबी हलकों में कबूलियत हासिल कर चुके हैं। मैं असल में तसव्वुर में कहानी नहीं गढ़ता, कोई वाक़या देखता हूँ तभी मेरे कलम में कुछ जान सी आती है कि ये लिखना चाहिए। अब उस वाक़े को आप किसी तरह भी हैंडल कर लें और ख़ास तौर से इस तरह हैंडल करें कि पढ़ने वाला उससे प्रभावित हो। मुझे एक तो बहुत ही अच्छी बात उन कहानियों को पढ़ते हुए जो महसूस हुई कि उनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा नैतिकता के सवाल, जो एथिक्स के सवाल हैं, वो उठाती हैं और हर चीज़ को वो उस एथिक्स से जोड़ती हैं। जैसे रगजां का लहू स्वयं जो कहानी है, जो एक तरह से खून बेचने वालों का, पर वो कैसे दूसरे एक बहुत ही नैतिक सवाल से जुड़ जाती है। एक बहुत ही सुंदर कहानी है उस पूरे संग्रह में, और वो है एलिफेंटा का हाथी। भी बहुत सारी कहानियाँ उसमें हैं। रतिलाल एक बहुत ही सुंदर कहानी है। अब उसमें वो रतिलाल जो है वो तो एक तरह से एक दलित है, तो दलित आदमी अंत में, यानी वो लाश से, परिजान की लाश का जब पोस्टमार्टम कर रहा है तो वो देखता है कि उनकी अंगूठी, 2 उंगलियों में बड़ी कीमती अंगूठियां हैं, और वो निकाल भी लेता है। थोड़ा सा लालच भी उसके दिमाग में आता है, पर जब वो करके जाता है सब पोस्टमार्टम, तो वो उनके परिवार वालों को दोनों अंगूठियाँ वापस कर देता है। इस नोट पे जब ख़त्म होती है तो लगता है कि उसका एथिक जाग गया, उसकी नैतिकता जाग जाती है। ये पूरी कहानियाँ आप पढ़ें उनकी, नईम कौसर साहब की, तो मुझे सबसे खूबसूरत बात यही लगती है कि कोई बहुत लाउड संदेश नहीं है, पर उसमें एक नैतिकता का ऐसा अद्भुत ताना बाना उसमें बुना हुआ है, जो और वही हमारी ज़रूरत है इस समय तो के लिए। तो कहानियाँ इसलिए भी बहुत अच्छा, इसलिए भी मुझे बहुत पसंद आएंगे, उसमें बहुत सारे लोकल ऐसे हैं जो भोपाल के, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अपील करते हैं, इसलिए वो भोपाल के भूगोल को
लेते हैं। भाई जहाँ तक कहानियों का ताल्लुक़ है वो मुकम्मल कहानियाँ हैं, हर एतबार से वो आपके दिल को पर असर डालेंगे, छुएंगे। और यही एक कहानी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो आपको मुतासर करे। जैसा कहा जाता है कि कहानी में प्लाट होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, क्लाइमेक्स होना चाहिए, फ़नी एतबार से कहानी मुकम्मल है। नईम कौसर साहब की खूबी यह है कि वो जो देखते हैं उसको लिखते हैं। उनकी हालत बैरोमीटर की तरह है, मौसम की ज़रा सी तब्दीलियों से जिस तरह वो उसका डाटा बदलने लगता है, बिल्कुल ऐसा ही उनका है। कहानियाँ जो सच के ऊपर मबनी होती हैं, कहानियाँ जो बेहद तल्ख होती हैं, ऐसी कहानियाँ जिनको लिखना मुमकिन नहीं होता है, ज़माना साजी ऐसी कहानियाँ नहीं लिखने देता है। लेकिन सैयदुल असल होने की वजह से नईम कौसर साहब सच बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं कि चाहे तंज उनके ऊपर हो या किसी दूसरे पर, हकीकत पसंद है। और इस तरह हम उन्हें कह सकते हैं कि वो मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन मार्क्सिस्ट नहीं है। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की बरसी के मौके पर भोपाल में सद्भावना मंच ने खराज अक़ीदत पेश किया। भोपाल शहीद गेट पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मध्य प्रदेश सद्भावना मंच के कारकुनान ने मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानियों पर तफसील से रोशनी डाली और उनके बताए रास्ते पर चलने का अहद किया। वाज़ेह है कि मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर की विलादत मध्य प्रदेश के ज़िला अलीराजपुर के भाभरा नामी गाँव में 23 जुलाई 1906 को हुई थी। उन्होंने 24 साल की उम्र में 27 फरवरी 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाम शहादत नोश किया। मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से हमेशा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को याद किया जाता रहा है और आज भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि के मौके पर हम उनको यहाँ खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं और उनको जो है याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और जेडीएस लीडर HD कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना और इख्तिदार हासिल करना कांग्रेस और बीजेपी का मकसद बन चुका है। बेंगलुरु के हब्बाल असेंबली हल्के में जेडीएस का इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस के मकामी लीडर अब्दुल हकीम बाबू ने जेडीएस पार्टी में रस्मी तौर पर शमूलियत इख्तियार की। ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾರಕ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಡತನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು, ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಆ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬದ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ। गाजियाबाद में नगर कोतवाली के इलाके इस्लाम नगर में बीवी ने शौहर को धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में शकील को अस्पताल में दाखिल कराया गया। दोनों की दूसरी शादी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मैं सुबह जब नमाज के बाद पहुंचा, नमाज के बाद निकला तो बाहर शोर हो रहा था। मैं घर से दूर रहता हूँ। मैं जब गली में गया तो पता लगा कि इनकी शकील भाई की अहलिया ने इनके घर साथ वारदात कर दी है। इनके गले पे छुरी मार दी और हाथों में लगी, दोनों हाथों में। मैं सुनकर घटना को घर पहुँचा, देखा तो शकील भाई के गले पे पट्टी बंधी हुई थी और दोनों हाथों पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा, फिर इन्हें कहाँ भर्ती करा? कैसी हालत है? इन्हें MMG में भर्ती करा है। हुई शादी को तकरीबन 5 या 6 महीने हुए हैं। तो झगड़ा किस बात को लेकर? झगड़ा काफ़ी टाइम से चल रहा था। अभी 3 महीने इनकी घरवाली अपने घर रोक कर आई थी। इनके एक भाई का भी 8-10 दिन पहले इंतकाल हो गया था, तो उसमें आई थी ये। उसके बाद भी अक्सर घर में झगड़ा चल रहा था इनका कि भाई मुझे घर भेज दो। इनके काफ़ी दिन से आपस में विवाद चल रहा था। पुलिस कंप्लेंट की गई? ये तो मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि इन्होंने अभी की है, नहीं की है पुलिस कंप्लेंट। जो मुझे पता है मैं वही बता रहा हूँ। वेलिसा के कहर इलाके के मकामी नौजवानों ने जंतरून धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंतरून चलो की पहल की और इंतजामिया से इस खूबसूरत मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने का मुतालबा किया। देखिए वेलिसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। वेलिसा के कहरा इलाके के मकामी नौजवानों ने
जंतरुन धार की खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को दरियाफ्त करने के लिए जंतरुन धार चलो की पहल की। कहरा, ठाटरी और चिराला तहसीलों के संगम पर वाक़ई ये घास का मैदान जो 8 से 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समाजी कारकुन आसिफ इकबाल भट्ट ने इस खूबसूरत मकाम तक पहुंचने और इसके सयाहती इम्कानात को तलाश करने पर इंतजामिया, मकामी नौजवानों और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों का कहना है कि बलिसा के इस खूबसूरत मकाम को भी सयाहती नक्शे पर लाने की जरूरत है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं, यही अपील करते हैं कि ये बर्फ़ की लंबी चौड़ी चादरें और ये खिलते हुए मैदान और ये हिमालय और पीर पंजाल के आसपास के यहाँ के जो कोहिसार अपील कर रहे हैं कि मुझे जो है रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। कि अगर बाहर से टूरिस्ट रात के लिए आएंगे तो उनको यहाँ पे रहने के लिए जो है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी। अगर टूरिज़्म हट होगा, प्रॉपर रोड होगी और बाकी भी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत है एक टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो अगर यहाँ पे होगी तो ज़रूर ये भी है जम्मू कश्मीर के जो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें जंतरुन का नाम भी होगा। दरियासना मकामी लोगों ने जंतरुन धार पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी को उजागर किया और सयाहत को फरोग देने के मकसद से रोपवे प्रोजेक्ट का मुतालबा किया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कुदरत के मनाजिर को जो है अगर इसका लुत्फ लेना है तो इस जंतरुन को जो है टूरिज्म स्पॉट में लाए। लोग इस नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो जैसे लोग गुलमर्ग जाते हैं, लोग पहलगाम जाते हैं, इन जगहों पे इतना टूरिस्ट ट्रैफिक है कि वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सुधर चुका है। तो इन जगहों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। SDM ठाटरी अथर अमीन जरगर ने कहा कि इंतजामिया ने इलाके की सयाहती सलाहियत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे बनाए हैं। ये तजवीज़ वजारत सयाहत को इरसाल कर दी गई है। इस जगह का बहुत ज़्यादा स्कोप है लेकिन अभी तक बदकिस्मती थोड़ी बहुत कि अभी तक यहाँ पे रोड की एक्सेस नहीं है। 3-4 किलोमीटर हर तरफ से पैदल चलना पड़ रहा है। इंशाल्लाह उस पर काम किया जाएगा और जिस तरह का इस जगह का पोटेंशियल है होपफुली नेक्स्ट ईयर यहाँ गाड़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह एक्सप्लोर की जाए। वादिया कश्मीर की तरह ज़िला डोडा के भी भलेसा एरिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां टूरिज़्म का पोटेंशियल है लेकिन इंतज़ामिया की आंखों से ओझल हैं। यहाँ लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस एरिया को टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जंतरुन टॉप, गुंदो भलेसा। करनूल के कदीम शहर की मशहूर दरगाह हज़रत सैयद शाह रहीम शाह दाता हुसैनी चिश्ती के उस तकारीब का आगाज़ हो गया है। उस तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। आज संदल माली की रस्म अंजाम दी गई। रस्म संदल माली में रुकन असम्बली हफीज़ खान ने भी शिरकत की। उन्होंने दरगाह पर चादर पेश की। सज्जादा नशीन हकीम बादशाह के मकान से संदल बरामद हुआ जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ सैयद शाह रहीम चिश्ती की आस्थाने पर पहुंचा। इस मौके पर रियासत में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।